आज हम जानेंगे बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति में कुछ इम्पोर्टेंट शब्द अर्थ। ब्लेडिंग क्या होता है? ध्वनियों को आपस में जोड़कर शब्द बनाने वाली प्रक्रिया को रीडिंग रिसर्च की शब्दावली में ब्लेडिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे क प्लस ल प्लस म, कलम, यानी कि ध्वनियों को आपस में जोड़कर शब्द बनाने वाली प्रक्रिया को ब्लेडिंग कहा जाता है। यानी कि क ल म, अगर तीनों को बच्चा आपस में जोड़कर पढ़ ले रहा है तो ब्लेडिंग प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा है डिकोडिंग। किसी भाषा में लिखे हुए शब्दों या वाक्यों को ध्वनि प्रतीकों में रूपांतरित करना डिकोडिंग कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हिंदी भाषा में कौतूहल शब्द लिखा हुआ है तो हो सकता है कि कोई बच्चा इसे ध्वनि प्रतीकों में रूपांतरित करते हुए ज्यों का त्यों बोल दे, पर अगर वह इसका अर्थ नहीं जानता है तो यह केवल डिकोड करना भर होगा। यानी कि बच्चा कोई शब्द हो, उसको अगर ज्यों का त्यों केवल पढ़ रहा है तो वो डिकोडिंग कहलाएगा। उसका अर्थ अगर नहीं समझता है तो डिकोडिंग कहलाएगा। तीसरा है स्वतंत्र पठन। रीडिंग रिसर्च की दुनिया में स्वतंत्र पठन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। स्वतंत्र पठन का अर्थ है बच्चे जब खुद से अपने पसंद की किताबों, कहानियाँ, पत्रिकाएं इत्यादि की चुनाव करते हैं, किसी की मदद के बगैर आनंद के साथ पढ़ते हैं, अपने पठन कौशलों का सफलता के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसे स्वतंत्र पठन कहते हैं। बच्चे अपनी स्वेच्छा से जो किताब पुस्तकें पढ़ते हैं वह स्वतंत्र पठन प्रक्रिया कहलाती है। अगला है, आप बच्चों के पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधियां कराएंगे? अब कह रहा है कि कौन सी गतिविधियां उनके कौशल को विकसित करने के लिए करानी चाहिए। सबसे अच्छी गतिविधि है बाल गीत। सबसे पहले बच्चे को बाल गीत से तैयार करिए। सबसे पहले उसे बाल गीत सुनाइए विभिन्न प्रकार के। उसके बाद कहानी पढ़कर सुनाना। उसके बाद बच्चे को इंटरेस्ट लगाने के लिए कहानी सुनाइए। कहानी सुनाने के बाद फिर कुछ प्रक्रियाएं होंगी। लिखे हुए अक्षरों से बच्चों को परिचित कराना। उसके बाद कह रहा है कि लिखे हुए अक्षरों से बच्चों को परिचित कराना, मतलब जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इनके बारे में बताना। ये दो प्रक्रिया पहले हो जानी चाहिए, उसके बाद क, ख, ग, घ की तरफ चाहिए। जैसे कमल शब्द की पहली आवाज़ है क, अब कमल लिख दीजिए, उसमें पहला शब्द आ गया क, तो इसके बारे में बताइए। फिर आवाज़ों को जोड़ने वाली गतिविधि, जैसे क और र की आवाज़ें मिलकर कर जैसी ध्वनि बनाती हैं। जब क, ख, ग, घ हो जाता है, उसके बाद आवाज़ों को जोड़ने वाले गतिविधि, जिसको ब्लेडिंग भी कहते हैं, क और र की आवाज़ें मिलकर ध्वनि बनाती हैं, उसके बारे में बताइए। इसके लिए बच्चों को आपस में किसी विषय, घटना, कहानी, कविता, सवाल पर बातचीत करने का अवसर दिया जा सकता है। उसके बाद बच्चे को विषय, घटना, कहानी, सवाल पर आपस में बातचीत करने का अवसर दिया जाए या उससे पूछा जाए। किसी लिखी हुई सामग्री को पढ़कर समझने वाली गतिविधि। उसके बाद कोई सामग्री है जो लिखी हुई है, बच्चे से ये कहा जाए कि इसको पढ़कर समझिए और हमें बताइए। फिर है 7वां नंबर पर करानी गतिविधि है जोड़ों में पढ़ने वाली गतिविधि। बच्चों के साथ की जा सकती है। इससे कमज़ोर बच्चे को अन्य बच्चे के साथ बैठाया जा सकता है। ग्रुप स्टडी, जिसमें बच्चे ग्रुप बनाकर छोटे छोटे आपस में पढ़ें, ये गतिविधि है। पढ़ने के कौशल का रिश्ता पढ़ने की आदत के साथ है। पढ़ने के कौशल का रिश्ता पढ़ने की आदत के साथ है। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास किया जाए ताकि बच्चे किताबों के साथ एक दोस्ती कायम कर सकें। ये हमारी 8 विधियां हैं जो नियमतः धीरे धीरे बच्चे को कौशल विकास के लिए प्रयोग की जा सकती हैं।
अगला है कक्षा प्रबंधन कौशल। कक्षा प्रबंधन कौशल कैसे करना है। एक कक्षा में शिक्षण के लिए या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होना तथा कक्षा को सुचारू रूप से चलाना ही कक्षा प्रबंधन है। एक कक्षा में शिक्षण के लिए या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होना ही कक्षा को सुचारू रूप से चलाना ही कक्ष प्रबंधन कहलाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य हैं। कक्षा कक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण होता है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सरल व प्रभावशाली बनाता है। कक्षा में संबंधित तथ्यों के बीच समन्वय स्थापित होता है। भौतिक एवं मानवीय संसाधन का उचित प्रयोग होता है। कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण करना होता है। अधिगम को अस्थायी बनाना होता है। विद्यार्थी एवं अध्यापक के बीच संबंध स्थापित करना होता है। ये रहा कक्षा प्रबंधन के उद्देश्य। उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या फ़र्क है आकलन और मूल्यांकन में। आकलन और मूल्यांकन में क्या फ़र्क होता है उसे जानेंगे। पहला है असेसमेंट, दूसरा होता है इवैल्यूएशन। यहाँ असेसमेंट क्या है। वर्तमान प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से डेटा एकत्र करने, समीक्षा करने और उपयोग करने की प्रक्रिया को असेसमेंट कहा जाता है, यानी कि आकलन। वर्तमान प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से डेटा एकत्र करने, समीक्षा करने और उपयोग करने की प्रक्रिया को असेसमेंट कहा जाता है। दूसरा है यहाँ पर मूल्यांकन। मूल्यांकन शब्द का वैल्यू शब्द से लिया गया है, जो किसी चीज़ की उपयोगिता के बारे में बताता है। इसलिए किसी की उपयोगिता मापने के तरीकों को मूल्यांकन कहते हैं। असेसमेंट का मतलब बच्चे की समझ की गुणवत्ता के लिए होता है। इवैल्यूएशन निर्णायक या जजमेंट होता है। ये प्रक्रिया बच्चों की समझने की क्षमता की तरफ केंद्रित होती है। ये प्रक्रिया बच्चों की एबिलिटी ऑफ लर्निंग की तरफ केंद्रित होती है। प्रदर्शन और सुधार के क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। निर्धारित करता है कि उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया जाना है। छात्र व्यवहार का परिणात्मक अध्ययन, मापन, मूल्य निर्धारण होता है। छात्र व्यवहार का परिणात्मक अध्ययन, मापन या मूल्य निर्धारण होता है। छात्र व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन और मूल्य निर्धारण होता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे आकलन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट का। आकलन का निर्देश देता है। आकलन सीखने को प्रेरित करता है। आकलन उनकी प्रकृति के छात्रों को सूचित करता है। आकलन शिक्षण अभ्यास को सूचित करता है। आकलन में ग्रेडिंग की भूमिका होती है। फिर मूल्यांकन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन देखेंगे। छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। बच्चों की प्रगति में सहायक है। शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। फिर अगला हमारा टॉपिक है पुनरावृत्ति क्या है। किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना पुनरावृत्ति यानी कि इटरेशन कहलाता है। यह कार्य किसी लक्ष्य परिणाम की प्राप्ति के लिए हो सकता है। पुनरावृत्ति का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।